नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने कई राजनीतिक मूवियां देखी होंगी, कई बॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी जिसमें कई नेताओं को क्रिमिनल के रूप में दिखाया जाता है कई बार। और एक नायक रहता है एक तरफ और एक तरफ क्रिमिनल रहता है, वो नेता रहता है, कोई राजनीतिक पार्टी का रहता है। लेकिन साथ में कई ऐसी मूवियाँ भी बनी हैं जिसमें से एक मुझे याद है, राजनीति मूवी, जिसमें एक नेता हीरो भी रहता है, हीरोइन जो रहती है वो भी एक राजनीति से रिलेटेड रहती है, और दूसरी तरफ जो विलन रहता है वो भी राजनीति से रिलेटेड रहता है। मैं राजनीति मूवी 2005 की बात कर रहा हूँ। 2005 में राजनीति मूवी आई थी, रणवीर कपूर स्टारर और कैटरीना कैफ की, जो काफ़ी सुपर हिट भी हुई थी। जिस मूवी में रणवीर कपूर एक परिवार से रहते हैं, जो राजनीतिक फैमिली रहती है, वो राजनीति में आना नहीं चाहते, लेकिन अपने पिताजी की आकस्मिक मृत्यु और मर्डर की वजह से आते हैं। बाद में उनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है, जिनकी पत्नी रहती है कैटरीना कैफ। और आखिरी में जब ये जंग जीत जाते हैं रणवीर कपूर, तो ये पूरी सत्ता कैटरीना कैफ को दे देते हैं। हालांकि कैटरीना कैफ रणवीर कपूर के अपोजिट में रहती है इस मूवी में। दूसरी तरफ जो उनके दुश्मन रहते हैं वो भी उनके भाई रहते हैं, चचेरे भाई। राजनीति का किस्सा था, कुर्सी का, और दोनों के बीच में द्वंद्व चलता है। लास्ट में जो भाई रहता है वो भी विलन रहता है और वो भी राजनीति वाला रहता है। तो आज मैं आप लोग के सामने एक क्राइम स्टोरी कम पॉलिटिकल वाक्य ज़्यादा लेके आया हूँ, जो इसी फिल्म से प्रेरित है। दरअसल कहानी सच्ची है, आपने सबने सुनी होंगी, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था इस पूरे कांड में, ये मैं आप लोग के सामने आज लेकर के आया हूँ। साथियों, आप लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड, कई लोग मायावती कांड भी कहते हैं इसको, आपने सुना होगा। 1995 का मायावती के बारे में आप जानते ही। मायावती फर्स्ट टाइम 3 जून 1995 में मुख्यमंत्री बनी। एक वो पहली मुख्यमंत्री थी जो दलित के रूप में पहली मुख्यमंत्री यूपी की बनी, फर्स्ट टाइम। और मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या नाटकीय ढंग से वहाँ पर यूपी में उनके ऊपर आक्रमण होता है। आक्रमण समाजवादी पार्टी द्वारा होता है, जो उनके दुश्मन पार्टी थी, लेकिन एक समय पे एक साथ आ गए थे। इस पर बेस्ड आज मैं स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर के आया। लखनऊ गेस्ट हाउस बोलते हैं, लखनऊ गेस्ट हाउस कांड। साथियों, शुरुआत करेंगे हम 6 दिसंबर 1992 की। ये वो वक्त था जब बाबरी मस्जिद इस दिन ढहाया गया। उसके बाद में देश भर में, पूरा देश आपस में बहुत हिंदू मुस्लिम को लेकर के काफ़ी नफरत की भावना एक दूसरे के बीच में आ गई थी। जगह जगह दंगे हो रहे थे, आए दिन दंगे होते थे। उस वक्त यूपी में बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन 1993 में चुनाव होना था। 1993 में चुनाव होना था, और चुनाव में उस चुनाव की वजह से इस बाबरी मस्जिद कांड को किया गया था, जिसके कारण हिंदू पार्टी, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन लोग ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद कांड किया। उसके अलावा इनके अपोजिट में जो गैंग बनता है वो बनता है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के काशीराम। उस वक्त काशीराम जिंदा थे। काशीराम का बहुजन समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की। लेकिन मजे की बात यह थी कि काशीराम, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह आपस में बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी थी कि अगर सत्ता में आना है तो दो दुश्मनों को एक साथ होना पड़ेगा। और आप जानते हैं, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता किसी प्रकार का। वक्त ऐसा होता चला गया कि काशीराम बुजुर्ग हो चुके थे, 80-82 साल के हो चुके थे। उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। मई में 1 मई 1995 को दिल्ली में काशीराम मायावती को बुलाते हैं। काशीराम के बाद सेकंड नंबर पर मायावती उस समय में बहुजन समाजवादी पार्टी में आती थी।
उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, दोनों के बीच गठजोड़ होता है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच। समाजवादी पार्टी 93 में 100 सीट के साथ यूपी में विधानसभा जीत कर आती है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी 67, लेकिन बात बनती नहीं है। 37 निर्दलीय को ये अपने साथ लेते हैं और मिल करके यूपी में अपनी सरकार बना लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना था, कई विशेषज्ञों का कहना था कि ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, बिल्कुल विरोधी, और 5 साल लगता नहीं चल पाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा। 93 के बाद से ही आपस में कड़वाहट आना शुरू हो गई, क्योंकि आपसी जो कार्यकर्ता थे नीचे दल के, उनमें ही आपसी मतभेद थे। कई नीतियां ऐसी बनाई गई जिसके वजह से दोनों एक दूसरे के सहज नहीं हो रहे थे, दोनों पार्टियां। और मायावती ने, काशीराम ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने बाहर से समर्थन अपना दिया था समाजवादी पार्टी को। तभी से लग गया था कि ये सरकार चलेगी नहीं ज़्यादा दिन। लेकिन घटना शुरुआत होती है 1 मई 1995 की। काशीराम उन्हें, मायावती को दिल्ली बुलाते हैं। दिल्ली में एम्स में एडमिट थे और बोलते हैं कि क्या तुम मुख्यमंत्री बनोगी। ये बात सुनकर मायावती समझ जाती हैं कि नेताजी की तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद 31 मई मायावती फिर जाती हैं वापस दिल्ली। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी और जयंत मल्होत्रा, जयंत मल्होत्रा वो व्यक्ति थे, वो शख्स थे जिन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मीटिंग कराई थी और 2 लेटर लेकर आती हैं लखनऊ अपने साथ में। उसमें से एक लेटर रहता है कि हम अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, अपना जो समर्थन था वो वापस लेंगे। दूसरे लेटर में ये था कि मैं बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और बीजेपी बाहर से समर्थन देगी। ये बात खबर लग जाती है मुलायम सिंह यादव को, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे। पहले प्यार से समझाते हैं, नहीं मानती है मायावती। उसके बाद बताते हैं राज बहादुर, जो बहुजन समाजवादी पार्टी में ही थे, वो 12 एमएलए लेके मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ जाते हैं, 12 एमएलए के साथ में। लेकिन बात बनती नहीं है, क्योंकि 67 सीट होती है बहुजन समाजवादी पार्टी के पास। लॉ ये बोलता है, नियम ये कहता है, एंटी डिपेसरी कानून एक है जिसके तहत अगर कुछ विधायक दूसरी पार्टी में जाके मिलते हैं तो उस वक्त के मायावती के पास में पावर थी कि वो उनकी एमएलए जो उनके विधायक थे, उनकी पावर खत्म हो जाती। अब जब बात प्यार से बनती नहीं है तो मुलायम सिंह यादव उतरते हैं अपना गुंडागर्दी पर। अब वक्त आता है 1 जून का। 1 जून वो दिन था जब मायावती पहुंचती है मोतीलाल वोरा के पास, जो यूपी के उस वक्त के गवर्नर थे, और कहती हैं कि हम वापस ले रहे हैं समर्थन समाजवादी पार्टी से और हमारे साथ में बीजेपी समर्थन हमको कर रही है और हम अपनी सरकार बनाएंगे। वो चिट्ठी मोतीलाल वोरा ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है, हम बताएंगे, अब जाइए, अब आपको बुलाएंगे। उसके बाद 2 जून, ये वो दिन था जब एक बहुत बड़ा इतिहास घटने वाला था, एक इम्तिहान था मायावती का। और वो दिन शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति के बहुत बड़ा उठापटक होने वाला था और ये तय होने वाला था कि उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव दोबारा एक साथ भविष्य में नहीं आएंगे। ये तय होना था उस दिन। शुरुआत होती है गेस्ट हाउस की। लखनऊ गेस्ट हाउस में मायावती मीटिंग कर रही होती है। करीबन 1 से 2 बजे।
मुलायम सिंह यादव जो कि मुख्यमंत्री उस समय थे प्रेजेंट में, आदेश देते हैं कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडे और बाहुबलियों को कि जाओ किसी भी तरीके से उस मीटिंग को तोड़ो और कैसे भी करके बहुजनवादी समाजवादी पार्टी को के विधायकों को आप उठा के लाओ। उसके लिए मायावती को मारना पड़े तो मारने भी दो, मार भी दो। पुलिस उनके साथ थी, सत्ता उनके साथ थी, क्योंकि वो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, पावर उनके पास थी पूरी तरीके से। समय 1 से 2 बजे गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, भीड़ पहुंचती है, मॉब जिसको हम बोलते हैं, भीड़ पहुंचती है। मीटिंग चल रही होती गेस्ट हाउस में और दरवाज़ा खटखटाना शुरू होता है गेस्ट हाउस का। उस वक्त स्वीट नंबर 1 और 2 में कहा जाता है मायावती मीटिंग ले रही होती है। बाहर कुछ विधायक खड़े होते हैं, उनकी ताबड़तोड़ पिटाई होती है। उसमें से कई तो भाग जाते हैं, लेकिन 5 विधायक हाथ लग जाते हैं समाजवादी पार्टी के गुंडों के, और उन्हें उठा करके सीधा कार में डाल दिया जाता है और सीधा मुख्यमंत्री निवास मुलायम सिंह यादव के ऑफिस में ले जाया जाता है। बाकायदा लिखाया जाता है कि आप मुलायम सिंह यादव के साथ में हैं, लिखिए। कई लोग तो डर के मारे ब्लैंक पेपर पे साइन करने को तैयार हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा ना हो कि हम जिंदा ही वापस ना लौटें। अंदर मीटिंग चल रही थी, आभास हो गया था, लोग बाहर आने लगे थे, मायावती को आभास हो गया था कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपना दरवाज़ा, रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, और कुछ उनके जो साथी थे, सहयोगी थे, वो भी कहने लगे कि आप बाहर मत निकलिए, खतरा है बाहर। रूम का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लोग इतने गुंडे बाहुबली इतने ज़्यादा थे उस समय में, और साथ में उनकी पुलिस भी थी। कोई कुछ वो चाह के भी कर नहीं पा रही थी, और दरवाज़ा ऐसा लग रहा था एक पल को टूट जाएगा। कहते हैं उस दिन के बाद से मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया, सूट में आ गई थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, कभी वो साड़ी नहीं पहनी। शायद वो बाल बाल बची थी और ना जाने क्या कांड उनके साथ हो जाता। उसके बाद ये कांड चलता रहा लगातार, गुंडागर्दी चलती रही, मारपीट, जिसको जो मिला वो मारा, जिस विधायकों को उठा के ले गया बहुजन समाजवादी पार्टी का। पुलिस भी साथ में, गेस्ट हाउस के जो चेयरपर्सन मेन थे वो भी कुछ नहीं कर रहे थे। ये फ़ोन लगा रही हैं एसपी को, एसपी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। उसी वक्त बताते हैं 2 पुलिस वाले थे, 2 पुलिस ऑफिसर थे जो बहुत जाबाज। कई बार ऐसा होता है राजनीति में, मैंने पहले भी आप लोग को एक स्टोरी सुनाई है जिसमें पुलिस वालों की जाबाजी सामने आई है। ये एसोचेत हैरतगंज, लखनऊ गेस्ट हाउस इसी के अंडर में आता है। हैरतगंज नाम का थाना है, उसके एसएचओ एसआई और एक वीआईपी पुलिस सिक्योरिटी के एसएचओ, ये 2 शख्स थे जिन्होंने ऊपर से ऑर्डर के बाद भी गुंडों का साथ नहीं दिया, बल्कि उसके खिलाफ लगातार लड़ते रहे, खदेड़ा। और जिस कमरे में वो बंद थी उनको बोला कि आप अंदर ही रहिए, हम देख रहे हैं। और बाकायदा ये 2 पुलिस वाले जो सलामी के काबिल लड़ते रहे। उसके बाद कहते हैं बीजेपी के एक गद्दावर नेता विधायक भी जो थे, जिनका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी, ये बीजेपी के विधायक थे, लेकिन मायावती को अपनी बहन मानते थे, रिश्ता उनसे काफ़ी अच्छा था। उनको बचाने गेस्ट हाउस पहुंचते हैं और दबंग किस्म के इंसान थे। लाठी इन्हें आती थी, लाठी बांधना। उत्तर प्रदेश में लाठी और ये सब काफ़ी वो है, लाठी बांधना आता था, और हट्टे कट्टे थे, और एक लाठी उनके हाथ लग जाती है, उस लाठी से कई गुंडों को खदेड़ते हैं। और वो अकेले लड़ते रहे, साथ में वो 2 पुलिस वाले, और साथ में मीडिया। इसी बीच मीडिया को खबर लग जाती है कि गेस्ट हाउस में इस तरह का कांड चल रहा है। मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, और मीडिया वाले, जैसा आज मीडिया है वैसा मीडिया नहीं था उस वक्त में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहली बात तो थी नहीं, पावर बहुत ज़्यादा। 2 चैनल हुआ करते थे, जी न्यूज़ और दूसरा एनडीटीवी। एनडीटीवी तो खैर आज भी लड़ रहा है, जी न्यूज़ पता नहीं कहाँ है। वो उस वक्त ईमानदार हुआ करते थे, राजनीति के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके। साथ में प्रिंट मीडिया के ईमानदार पत्रकार, कई पत्रकार भी खड़े रहे दरवाजे पे, बताते हैं, जो इन गुंडों से, बाहुबलियों से लड़ते रहे।
और वाकई अगर कुछ कांड हो गया रहता तो पूरा देश शर्मिंदा होता उस दिन के लिए। और यूपी में एक बहुत बड़ा राजनीतिक कलंक होते होते बच गया। शायद राजनीति काफ़ी कुछ पलट जाती। उसके बाद कहते हैं शाम तक वहाँ के लखनऊ के डीएम राजीव रंजन उनको खबर लग जाती है और उस वक्त के जो गवर्नर थे मोतीलाल वोरा उन तक बात पहुँच जाती है, क्योंकि मीडिया वगैरह आ गए थे, मीडिया के थ्रू बात पहुँच गई थी। उस समय में ऐसा तंत्र नहीं था कि डिजिटल मीडिया और तुरंत खबर लग जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी उस समय। खबर लगते लगते टाइम लग जाता था। तो शाम तक खबर लगी तो गवर्नर ने आदेश दे दिया ऊपर से। गवर्नर सेंटर के थे, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ से उन्होंने जवान बुला लिए CISF को, और डीएम वहाँ के जो कलेक्टर थे वो पहुँच गए थे। तो सब कुछ शाम तक कंट्रोल हो गया। उसके बाद जब वहाँ से गुंडों और मवालियों को भगा दिया गया 3 जून को गवर्नर ने उन्हें, जैसे ऐसा मैंने आपको बताया, 3 जून को मायावती को CM बनने के लिए न्योता दिया गया और 3 जून को CM बन जाती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों, कहानी का अब दूसरा अध्याय चालू होता है। 19 जून को वापस फ्लोर टेस्ट होना था यूपी में, क्योंकि 2.5 साल चल चुकी थी सरकार। जो सरकार थी वो BSP और SP के साथ वाली थी, और क्योंकि SP की गवर्नमेंट गिर गई BSP के हाथ खींचने की वजह से, और यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को बाहर से BJP समर्थन कर रही थी, तो फ्लोर टेस्ट होना था। लेकिन सदन का, यूपी विधानसभा का उस वक्त में जो अध्यक्ष थे वो समाजवादी पार्टी के थे, और धनीराम वर्मा, उनका नाम था धनीराम वर्मा। उन्होंने अपनी पावर से कहा कि ये जो मायावती हैं इन्होंने जो किया है वो गलत है, और इस पूरे सारी चीज़ को जो हुआ है इसको मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूँ और निरस्त करता हूँ। ऐसा बोल के चले गए। उस समय समाजवादी पार्टी के जितने नेता थे वो भी बाहर चले गए, मतलब छोड़ दिए सदन को, छोड़ के वॉकआउट हो गए। लेकिन उस वक्त 275 विधानसभा में बाकी पार्टियों के, कांग्रेस, BJP, बहुजन समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के विधायक मौजूद थे, जिन्होंने फिर वापस वोटिंग करी अध्यक्ष के लिए, सदन के अध्यक्षता के लिए। और उसके बाद फिर नए सिरे से बहुजन समाजवादी पार्टी, परशुराम वर्मा वहाँ के नए अध्यक्ष बने, और 20 जून को बहुमत हासिल कर लेती है, फ्लोर टेस्ट में पास हो जाती है मायावती, और इस तरीके से पहली बार मुख्यमंत्री बन जाती है। काशीराम जो बहुजन समाजवादी के सुप्रीमो थे वो उस वक्त जिंदा थे, और उन्होंने एक बात कही कि मायावती के साथ जो हुआ वो एक उनकी अग्नि परीक्षा थी, उस अग्नि परीक्षा में वो पास हुई और बहुत आगे बढ़ गई। मुख्यमंत्री बनने के साथ में कुछ काम उन्होंने किए। बताया जाता है कि सीनियर IAS रमेश चंद्रा, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के साथ में जो होना भी था, एक बिल पास किया, गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उनके साथ में, उसको लेकर के कमेटी बनाई और जांच के आदेश दिए। जांच चले, 1 महीना जांच चली। उस जांच में मुलायम सिंह यादव सहित 74 नेता समाजवादी पार्टी के दोषी निकले और रिपोर्ट पेश करी गई। उसके बाद कहते हैं 1957 में, जो मैंने आपको बताया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिन्होंने मायावती को बचाया था, जो भाई थे, उनको गोली मारकर उनकी जान ले ली गई, और इसका अपराध विजय सिंह के ऊपर था। विजय सिंह ने ये काम किया था, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, और 2003 में सिद्ध भी हुआ। और 2003 में जो निचली अदालत है, निचली अदालत ने उम्र कैद की सज़ा विजय सिंह को सुनाई।
लेकिन कहते हैं उसके बाद फिर उन्होंने हाई कोर्ट में, विजय सिंह ने हाई कोर्ट में अपील करी और वहाँ पर स्टे ले लिया निचले आदेश के, अदालत के आदेश पर, और बाद में वो बरी भी हो गए और 2005 में वो वापस विधायक बन के आ भी गए। मतलब एक विधायक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई उनके घर पर, और उसके बाद भी फिर वापस राजनीति में जीत भी गए और सजा भी नहीं हुई। तो आज जो ये स्टोरी आप लोगों को सुनाया हूँ, लखनऊ गेस्ट हाउस की स्टोरी है दोस्तों, और इस कांड को आज भी याद किया जाता है। और साथ के साथ अगर उस वक्त मायावती के साथ कुछ गलत हो गया रहता, उन्हें मर्डर या फिर उन्हें मार दिया गया होता, तो राजनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए इससे शर्मसार कुछ नहीं होता। इससे पता चलता है कि राजनीति में एक तरफ गंदगी है बहुत ज़्यादा, जिसे साफ करना चाहिए, और दूसरी तरफ जो ब्रह्मदत्त की मैंने आपको स्टोरी बताई, जो एक विधायक होकर जिन्होंने जान बचाई, उनका मर्डर हो गया, लेकिन आज तक जो उनका अपराधी है वो खुला घूम रहा है। साथ के साथ 2019 में, माफ़ करिएगा 2017 में फिर दोबारा बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी वापस, माफ़ करिएगा 2019 में अगर मैं गलत हूँ तो, लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़े थे, 17 में नहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में, और वापस कोशिश करें लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। और अब तो मायावती का जो राजनीतिक कैरियर है वो पूरी तरीके से समाप्ति पर है। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पर खड़ी हो चुकी है। तो ये गेस्ट हाउस, लखनऊ गेस्ट हाउस की स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेके आया दोस्तों। इसी प्रकार से पॉलिटिक्स से प्रेरित और क्राइम स्टोरी जहाँ से भी हमको मिलता है हम आप लोगों के सामने लेके आते हैं। इसी प्रकार के स्टोरी आप लोगों के सामने लेके आएंगे। कमेंट में लिखिए स्टोरी आपको कैसी लगी और कौन सी स्टोरी लेकर के आए आपके लिए, और हमें बताइए ज़रूर। फ़िलहाल गूंज लाइव न्यूज़ से इस प्रोग्राम के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, और साथ में आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गूंज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मकसद अंदर की खबर लेके आना है, आप लोग के लिए लड़ना है, जो आज की डेट में बेहद ज़रूरी हो चुका है। मीडिया जैसे पहले था आज वैसा नहीं रह गया, लेकिन कुछ मीडिया संगठन ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं, और हम भी लड़ना चाहते हैं, आप लोग साथ खड़े होना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आप कम से कम हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारी ताकत बढ़ाइए। हमारी ताकत बढ़ाएंगे तो हम और ताकत से आपकी मदद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह आप लोग से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम फिर एक क्राइम स्टोरी आप लोग के सामने में लेकर आऊँगा। नमस्कार दोस्तों।